चैप्टर 3 चल रहा था बेटा जी, डिमांड। आपने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था। मैंने आपको डिमांड का डेफिनेशन पढ़ाई थी, ठीक है जी। डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई थी, और डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय at given price and time, at given price and time। याद आ गया? What is demand? हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि it is a quantity of commodity which consumer is able and willing to buy at given price and time। कि कितनी क्वांटिटी वो एबल है और विलिंग है खरीदने के at given price and time is called as demand। चार वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो एबल, एक हो गया हमारा विलिंग। एक तो वो एबल होना चाहिए, मतलब उसके पास पैसे होने चाहिए, एक वो विलिंग होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसको प्राइस से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने आपको क्या कहा था कि जो लोग कहते हैं कि सस्ता होता तो ले लेता, महंगा होता तो ले लेता, ये सब चीजें डिमांड नहीं होती है। और अभी के अभी आप लेने के लिए रेडी हो, ये नहीं कि बाद में ले लूंगा, ये सब चीजें डिमांड में नहीं आती। तो चारों वर्ड्स होने चाहिए, यू शुड बी एबल, यू शुड बी विलिंग, यू शुड बी एग्री एट गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। सारी चीजें यस होनी चाहिए। जब सारी चीजें यस हो जाएंगी तो वो डिमांड होती है। फिर हमने डिमांड के फैक्टर्स पढ़ने शुरू करे पिछली क्लास में, कुछ याद है? सबसे पहला फैक्टर कौन सा था जब हमने प्राइस। एंड प्राइस इज अ किंग फैक्टर, तो प्राइस तो राजा होता है, तो सबसे पहला फैक्टर बेटा जी प्राइस होता है। और प्राइस अपने आप में किंग फैक्टर होता है, यानी कि सबसे मेन फैक्टर होता है। और क्योंकि ये सबसे मेन फैक्टर होता है तो मैंने आपको कुछ एक याद है, कुछ क्राउन बताया था कि क्योंकि ये किंग फैक्टर है तो ये औरों से डिफरेंट लगना चाहिए। क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंड। एग्जैक्टली, तो प्राइस किंग फैक्टर होता है। और जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आप इसके साथ वर्ड यूज करेंगे क्वांटिटी डिमांड, ना कि सिर्फ डिमांड। एक तो ये बताया था, क्वांटिटी डिमांडेड यूज करेंगे, डिमांड यूज नहीं करेंगे। और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज की जगह हम बोलेंगे बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ही जब हम बोलेंगे व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, तो फिर से हम इसको क्राउन पहनाएंगे और हम डिमांड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड, जिससे कि ये औरों से अलग लगे, बस और कोई रीजन नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो बढ़ेंगे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सपैंड्स, बस और कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट फैक्टर बताया था, याद है आपको? फटाफट से बोलो, ऐसे पॉपुलेशन। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, अगर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बेटा जी तो डिमांड इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली, 5 ही फैक्टर्स है तो हम लिख लेते हैं ना, इसलिए मैं लिख रही हूँ। बताओ, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। और जब पॉपुलेशन बेटा जी डिक्रीज होगी तो उसके साथ साथ डिमांड भी डिक्रीज होगी। इससे क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका रिकैप हो जाएगा, और जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। तो प्राइस अपने आप में कैसा फैक्टर है? किंग फैक्टर है। और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, पर क्योंकि वो किंग फैक्टर है तो हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटी डिमांड। और हम ये नहीं बोलते कि कम होती है, हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं तो हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसे ही डिक्रीज के साथ है, बट पॉपुलेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तीसरा फैक्टर था इनकम ऑफ कंज्यूमर। आई होप यू ऑल रिमेम्बर। हमारा तीसरा फैक्टर था इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये भी बहुत इजी था कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस, फटाफट से बता दो, जब डिमांड इंक्रीजेस। एग्जैक्टली, जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड आएगा बेटा जी, या क्वांटिटी डिमांड आएगा? डिमांड। और एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, वो सिर्फ कौन से फैक्टर के साथ आएगा उमंग तरंग? सिर्फ प्राइस, किंग फैक्टर प्राइस, सिर्फ किंग फैक्टर प्राइस के साथ आएगा। चौथा फैक्टर हमने पढ़ा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस।
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस का मतलब कल प्राइस क्या हो सकता है। तो इफ इन फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। डिमांड अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड आज बढ़ जाएगी। गलत बोल दिया आपने। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड आज ही बढ़ जाएगी। याद आ गया। इफ इन फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, और अगर एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है, कल प्राइस डिमांड डिक्रीज। तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड, सब लोग कल का वेट करेंगे, है ना। कल का वेट करो, कल खरीदेंगे जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड आज ही बढ़ जाती है, और जब ये एक्सपेक्टेड होता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड भी कम हो जाती है। और लास्ट आता है बेटा जी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एग्जैक्टली। अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है, इफ यू हैव favorable taste and preferences, देखो कितना डिमांड विल इंक्रीज। demand will increase if you have favorable taste and preferences। अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं तो बेटा जी डिमांड इंक्रीज होगी। और वाइज वर्सा भी लिख सकती थी मैं, लेकिन मैंने ऐसे पूरा लिख दिया। और इफ यू हैव अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर आपके अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं तो डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है जी। अब ये इतनी सारी हमने कहानी क्यों लिखी है, क्योंकि आज हमें एक और फैक्टर पढ़ना है, दैट इज सिक्स्थ फैक्टर। इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पूरा लिख के दिखा दिया। तो डिमांड डिक्रीजेस। अब आप इसको फटाफट से बोर्ड पे देखिए और पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। अगर कोई डाउट है दिमाग में तो पूछ सकते हो आप। सबसे पहले हमने डिमांड की क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन। फिर हमने डिमांड के फैक्टर्स पढ़े। डिमांड की डेफिनेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम याद रखना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिमांड की डेफिनेशन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिमांड के फैक्टर्स। ठीक है जी। और फैक्टर्स में हमारे पास पहला फैक्टर है प्राइस, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है इनकम, चौथा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, पांचवा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और सिक्स्थ के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करें। सिक्स्थ फैक्टर है बेटा जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। सिक्स्थ फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। व्हाट इज रिलेटेड गुड्स? बेटा जी कुछ गुड्स मार्केट में ऐसे होते हैं जिनका आपके गुड्स के साथ बहुत रिलेशन होता है, बहुत गहरा रिलेशन होता है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड मार्कर का इंक के साथ होता है, जैसे कि पेट्रोल का गाड़ी के साथ होता है, जैसे कि शुगर का टी के साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक दोनों चीजें एक साथ यूज, मतलब दोनों चीजें एक साथ यूज होती है। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका आपके गुड्स के साथ बहुत गहरा रिलेशन होता है। बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी आपके गुड का प्राइस चेंज नहीं होता है, लेकिन आपके गुड से जो रिलेटेड गुड है, मतलब जिसका उसके साथ रिलेशन है, जब उसका प्राइस चेंज होता है तब भी आपके गुड की डिमांड पर असर पड़ता है। जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, जैसे मान लो कि आपका गुड है टी, आप टी मैन्युफैक्चर हो। चलो ऐसे नहीं करेंगे, मान लीजिए आप कार मैन्युफैक्चर हो, कुछ बड़ा लेते हैं ना। मान लो आप कार मैन्युफैक्चर हो। अब गाड़ी का सबसे गहरा रिलेशन किसके साथ है बेटा जी? पेट्रोल के साथ। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मैंने ऐसे लिखा है, अभी मैं इसको फेयर में कर दूंगी। बताओ कार का सबसे गहरा रिलेशन किसके साथ है? पेट्रोल के साथ। तो अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, गाड़ी का प्राइस कम होगा तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो किंग फैक्टर होता ही है ना। जो गाड़ी का प्राइस होता है, जो कार का प्राइस होता है, उसको तो हमने पहले ही कह दिया कि वो तो किंग फैक्टर होता है, क्योंकि अपना प्राइस तो हमेशा किंग फैक्टर होता है। तो अगर मैं कार के प्राइस की बात करूं तो वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज किंग फैक्टर। और उसका कार की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर कार का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या पेट्रोल के प्राइस का भी कार की डिमांड पे कोई असर पड़ेगा? सोच के बता दो। नहीं। पेट्रोल के प्राइस का, पेट्रोल यस दी। के प्राइस का हाँ जी कार की डिमांड पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। यस दी। नहीं पड़ेगा। यस दी। चलो
पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे एग्जाम्पल, आप सब बोल रहे हो पड़ेगा, तो कोई एग्जाम्पल दो, कैसे बढ़ेगा? जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, क्या असर पड़ेगा? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मोस्टली लोग फिर डीजल की गाड़ी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्टली अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ये मैं जो कार की बात कर रही हूँ, ये पेट्रोल कार की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स है, तभी मैं पूछ रही हूँ कि पेट्रोल का उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेम लॉजिक मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि बेटा जी पेट्रोल के प्राइस का भी कार की डिमांड पर असर पड़ता है, ये फैक्ट है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे जैसे पेट्रोल अगर और ज्यादा महंगा होने लग जाएगा तो लोग, अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है पहले ना डीजल गाड़ियां आती ही नहीं थी, सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही आती थी, क्योंकि पेट्रोल बजट में होता था, वही 40-50 रुपए का रेट होता था। फिर अचानक से पेट्रोल इतना बढ़ने लग गया कि कंपनियों ने डीजल गाड़ियां बनानी स्टार्ट करी, क्योंकि लोगों की गाड़ियों की डिमांड कम होने लग गई। बिल्कुल होगी। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी चलाने के लिए मुझे रोज उसमें पेट्रोल डलवाना है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो उसका असर भी तो गाड़ी की डिमांड पे पड़ेगा ना। आप सोचो क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब इंसान कोई चीज खरीदता है तो वो ये हमेशा देखता है कि इस गुड के साथ कौन सा गुड यूज होगा, इसके साथ कौन सा गुड यूज होगा। तो कार के साथ पेट्रोल यूज होता है, पेन के साथ इंक यूज होती है। आप बात को समझो, जैसे इंक पेन होता है, अब पेन है तो पेन के प्राइस का असर तो पेन पे पड़ेगा ही, वो तो किंग फैक्टर है ना, इसलिए मैं उसकी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पेन के प्राइस का असर तो पेन पे पड़ेगा ही, वो तो किंग फैक्टर है। लेकिन बेटा जी पेन का रिलेटेड गुड है, बहुत ध्यान से सुनना, पेन का रिलेटेड गुड है इंक, तो इंक के प्राइस का असर भी तो पेन पे पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जब मैं पेन लूंगी तो मैं सोचूंगी ना कि इसकी इंक सस्ती है, इसकी इंक महंगी है, क्यों नहीं सोचूंगी? क्योंकि कल को मुझे उसमें इंक डलवानी पड़ेगी, तो मैं सोचूंगी कि अच्छा ठीक है यार, ये वाला पेन है, अब इसकी इंक सस्ती है, ये ले लेती हूँ, ये वाला पेन मैं नहीं ले रही, इसकी इंक तो महंगी है। ऐसा आप नहीं सोचते? सब सोचते हैं, क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनका असर हमेशा आप पर पड़ता है। ये तो मैंने कुछ ऐसे गुड्स ले लिए जो एक साथ यूज होते हैं, अब मैं कुछ ऐसे गुड्स लेती हूँ, ये मैंने कौन से गुड्स लिए जो एक साथ यूज होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, क्या लगता है आपको? जैसे टी है तो टी की डिमांड पे टी के प्राइस का तो असर पड़ेगा सॉरी, टी के डिमांड पे टी के प्राइस का तो असर पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कॉफी के प्राइस का असर भी टी की डिमांड पे पड़ेगा। अगर कॉफी ज्यादा सस्ती हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग कॉफी प्रेफर करेंगे, टी क्यों करेंगे? कभी कभी मैं आपको सीधा लॉजिक पे लाती हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। हमारे गुड से रिलेटेड दो टाइप के गुड मार्केट में होते हैं, है ना। अब टॉपिक पे चलते हैं। हमारे गुड से रिलेटेड दो टाइप के गुड मार्केट में होते हैं। कुछ गुड्स होते हैं मेरे गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स मतलब जानी दुश्मन। कुछ मेरे गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स मतलब which can be used in place of each other, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं, which can be used in place of each other। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि टी, कॉफी। एक और एग्जाम्पल दूं, बॉल पेन, जेल पेन, एग्जाम्पल्स हैं ये, मतलब एक दूसरे की जगह पर ये लोग यूज हो सकते हैं। अगर टी नहीं होगा तो आदमी कॉफी सर्व कर देगा, होता है ना ऐसा। बॉल पेन नहीं होगा तो जेल पेन चलेगा, पेट्रोल गाड़ी नहीं होगी तो डीजल गाड़ी चलेगी। सब्स्टिट्यूट्स, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। गाड़ी तो गाड़ी है, अब कभी गाड़ी पेट्रोल बिकती है, कभी डीजल बिकती है। आपने सोचा कभी कि डीजल गाड़ियां ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि डीजल सस्ता है, इसीलिए तो डीजल गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, प्रैक्टिकल। और आपको पता है पेट्रोल गाड़ी से डीजल गाड़ी हमेशा 1-2 लाख रुपए महंगी होती है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। और उसकी डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सब्स्टिट्यूट्स हो गए, कुछ गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स विच आर यूज्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर, और सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं which can be used in place of each other। मैं तो ये समझाती हूँ कि सब्स्टिट्यूट्स मतलब दुश्मन और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब भाई भाई, बिकॉज these are used together। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब भाई भाई जो एक साथ यूज होते हैं।
और सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल जैसे कि पेट्रोल कार, फॉर एग्जांपल इंक मार्कर। क्या मैं हर बार नया मार्कर थोड़ी लूंगी? खुद सोचो, हर बार नया मार्कर थोड़ी लूंगी, जब तक मार्कर घिसेगा नहीं बच्चे उसमें इंक ही तो डालूंगी। अब मान लो कि कैमलिन का भी मार्कर आता है और क्लासमेट का भी मार्कर आता है। कैमलिन की इंक 25 रुपए की है और क्लासमेट की इंक 20 रुपए की है, तो मैं क्लासमेट का मार्कर लूंगी, उसकी इंक सस्ती है। लॉजिक। तो कई बार आपका प्राइस आप पे असर नहीं डालता है। मार्कर तो दोनों ही 25-25 रुपए के हैं, लेकिन इंक का प्राइस भी मार्कर की डिमांड पर असर डालता है, क्योंकि बेटा जी आगे चलकर उसके साथ भी तो कुछ गुड्स यूज होंगे ना। तो इसलिए जो आपके गुड्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो आपके गुड्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, जो रिलेटेड गुड्स मतलब जिनका आपके गुड्स से बहुत गहरा कनेक्शन है, वो भी, उनका प्राइस भी आपके गुड्स की डिमांड पर असर डालता है। जो आपके रिलेटेड गुड्स होते हैं उनका प्राइस भी आपके गुड्स की डिमांड पर असर डालता है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर। तो अगर मैं बोलूं कि टी की डिमांड पर टी का प्राइस तो असर डालेगा ही डालेगा, वो तो किंग फैक्टर है, लेकिन टी के प्राइस पर कॉफी का टी की डिमांड पर कॉफी का प्राइस भी असर डालेगा। दोबारा सुनो, टी की डिमांड पर टी का प्राइस तो असर डालेगा ही डालेगा, वो तो आपको वैसे ही क्लियर है क्योंकि वो किंग फैक्टर है, लेकिन टी की डिमांड पर कॉफी का प्राइस भी असर डालेगा। ऐसा कैसे, अब मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा, आप ट्राई करना सोच समझ के, तो इसका असर कॉफी पे तो पड़ेगा ही, ठीक है, दैट इज किंग फैक्टर। अपनी डिमांड पर अपने प्राइस का असर तो पड़ता ही है, वो तो किंग फैक्टर होता है। लेकिन ये बताओ कि क्या कॉफी का प्राइस बढ़ने का असर टी की डिमांड पे पड़ेगा? अब आपकी बारी है, आपको बोलना है, सोच समझ। हाँ जी यस दी। जैसे कॉफी महंगी हो जाएगी तो लोगों की किसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी उमंग? एग्जैक्टली, टी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और अगर टी महंगी हो जाएगी तो लोगों की कॉफी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अगर बॉल पेन महंगा है तो लोग जेल पेन ज्यादा खरीदेंगे, अगर जेल पेन महंगा है तो लोग बॉल पेन ज्यादा खरीदेंगे। कॉमन सेंस। तो इसलिए आपके गुड पर सिर्फ आपके प्राइस का असर नहीं पड़ता है, आपके गुड पर आपके सब्स्टिट्यूट का भी असर पड़ता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो है जो आपकी जगह कल को ले सकते हैं। अगर पेट्रोल गाड़ी महंगी है तो लोग डीजल गाड़ी लेंगे, और डीजल गाड़ी महंगी है तो लोग पेट्रोल गाड़ी लेंगे, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स, दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सिंपल। अपना प्राइस का असर तो पड़ता ही है, देखो अपने का तो पड़ता ही है, वो तो मैंने आपको कल पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, वो तो सबसे पहला फैक्टर है, वो तो राजा है। अपने प्राइस का असर तो पड़ता ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स के, मैं ये बार बार बताइए क्यों बोल रही हूँ कि अपने प्राइस का असर पड़ता है, कि आप दोनों को मिक्स मत करना। अपने प्राइस का असर पड़ता है वो किंग फैक्टर है, दूसरे के प्राइस का असर पड़ता है ये कोई किंग फैक्टर नहीं है। इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अपने प्राइस का असर तो पड़ता ही है और वो किंग फैक्टर है। ये बेटा जी दूसरे का प्राइस है, ये कोई किंग फैक्टर नहीं है। और दूसरे का प्राइस मतलब जो आपके गुड्स के रिलेटेड गुड्स है, और आपके गुड्स से रिलेटेड गुड्स दो होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स जो आपके जानी दुश्मन है, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये एक साथ यूज होते हैं। और जो गुड्स एक साथ यूज होते हैं वो भी एक दूसरे की डिमांड पर असर डालते हैं, कॉमन सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यही बात कर रहे थे कि जैसे मान लो कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, पेट्रोल और गाड़ी एक साथ यूज होती है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, चलो बताओ फटाफट से, क्या इसका असर कार की डिमांड पर पड़ेगा? यस दी। बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? चलो बी क्विक, बढ़ जाएगी। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, डिक्रीज। क्या हो जाएगी बेटा जी? हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये असर कौन से गुड्स का है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। और वो असर कौन से गुड्स का है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। और सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों आपके गुड्स की डिमांड पर असर डालते हैं। जो आपके गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं वो भी आपकी डिमांड पर असर डालेंगे, और जो आपके गुड्स के कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी आपकी डिमांड पर असर डालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ फटाफट से, क्योंकि प्राइस के बहुत सारे आ गए ना। देखो एग्जांपल है टी,
टी हमारा मेन गुड है और मैं किसकी डिमांड के बारे में बात कर रही हूँ? टी की डिमांड के बारे में। अब ध्यान से सुनो, टी की डिमांड पे आप मुझे फटाफट से आंसर देना, क्या टी की डिमांड पर टी का प्राइस असर डालेगा? फटाफट से बोलो, हाँ जी जल्दी दीदी। जल्दी डाले, हाँ जी यस दी, डालेगा। और ये हमारा फैक्टर नंबर कौन सा है? सोच लो, किंग फर्स्ट किंग फैक्टर फर्स्ट First. फर्स्ट। King और ये factor. हमारा कौन सा फैक्टर होता है? किंग फैक्टर। डन, फैक्टर नंबर 1 है। अच्छा जी, टी के डिमांड पर उसके रिलेटेड गुड्स, यानी कि 2 ले लेती हूं मैं, जो भी उसके रिलेटेड गुड्स है वो भी असर डालेंगे। अब ध्यान से सुनना, रिलेटेड गुड्स पे मैं दोनों लूंगी, टी का सब्स्टिट्यूट भी और टी का कॉम्प्लीमेंट्री भी। अगर मैं टी का सब्स्टिट्यूट लूं, टी का सब्स्टिट्यूट गुड, तो टी का सब्स्टिट्यूट गुड से कॉफी, कॉफी भी टी की डिमांड पर असर डालेगा? बोलिए फटाफट से, कॉफी भी टी की डिमांड पर यस असर दी, हाँ जी डालेगा। हाँ दी जी। यस दी, चलो, टी का कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड बताओ। शुगर, शुगर, वेरी शुगर, गुड। क्या मिल्क, शुगर, मिल्क, एग्जैक्टली, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या इनका प्राइस भी टी जल। की डिमांड? हाँ जल, लेकिन जल तो हिंदुस्तान में फ्री है ना थोड़ा सा अभी भी, कुछ कंट्रीज में तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, लेकिन चलो यहाँ थोड़ा बहुत फ्री है। ये सब जो है ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब ये बताओ कि क्या इनका प्राइस भी टी पर असर डालेगा? इनका सोच के बोलना, बोलो। हाँ, हाँ, यस दी, हाँ जी। ये इसका भी डालेगा, कॉफी का। यस दी, और ये जो है ये हमारा कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 6, ठीक है। और टी का प्राइस टी पर असर डालेगा, ये हमारा फैक्टर नंबर कौन सा है? 1, कि टी का प्राइस टी पर असर डालेगा। दिस इज आवर फैक्टर नंबर 1, ये हमारा फैक्टर नंबर 1 है। और एक आखिरी बात और बताऊंगी जो आप भूल गए होगे, कि जो टी का फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो टी का फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्या बेटा जी वो भी टी पर असर डालेगा? सोच के, टी का हाँ, यस जो दी, भी हाँ जी फ्यूचर दीदी। डालेगा, एक्सपेक्टेड, बिल्कुल डालेगा। और ये हमारा फैक्टर नंबर है, टी का फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस भी टी की डिमांड पर असर डालेगा। और ये रहा हमारा फैक्टर नंबर 4, कि जो भी टी का फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस है, कि फ्यूचर में चाय सस्ती होने वाली है या बढ़ने वाली है, महंगी होने वाली है, ये सब चीजें भी टी की डिमांड पर असर डालती है। ये हमारा फैक्टर नंबर 4 है। तो ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया, हो सकता है बहुत सारे लोग पहले ही क्लियर थे और अब कंफ्यूज हो गए हो उल्टा, तो ऐसा नहीं होगा, कोई कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि प्राइस से रिलेटेड बेटा जी हमारे पास 3 पॉइंट है। एक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, और एक है प्राइस। और किंग फैक्टर वो है जो प्राइस है। ये समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया कि किंग फैक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिमांड के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? 6 फैक्टर्स होते हैं। एक तो खुद का प्राइस है ना, ऐसे समझाती हूँ, एक तो खुद का प्राइस, एक हो गया जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस है, एक हो गया जो आपके रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, 3 तो यही हो गए। फिर चौथा हो गया पॉपुलेशन, 5वां हो गया इनकम, और छठा हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सब चीजें डिमांड पर असर डालती हैं। प्राइस इज अ किंग फैक्टर एंड रेस्ट 5 आर कॉल्ड एज अदर फैक्टर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आप भूल गए होंगे शायद, कि प्राइस इज अ किंग फैक्टर और जो बचे हुए 5 है दीज आर कॉल्ड एज अदर फैक्टर्स। किंग फैक्टर इज प्राइस। करिए इसे फटाफट से नोट बेटा जी, ये लो। दी, हाँ जी बताओ। दी जैसे अगर टी का प्राइस कल बढ़ जाता है, नहीं ऐसे कल बढ़ जाता है, हाँ, ठीक है, तो आज आज के दिन सारे लोग अपनी जो वो है, तो सारे लोग चाय तो नहीं पियेंगे ना, उन्हें कल भी तो चाय पीने का नहीं मन पे, करेगा ही। हाँ लेकिन वो उसे स्टोर तो करेंगे ना, बच्चे खरीदेंगे तो ना, डिमांड तो करेंगे ना, चाहे बनाए ना उसको। मान लो कि ऐसा होता है कि कल से टी महंगी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक ऐसा गुड है जो ज्यादा असर नहीं डालेगा, कितनी महंगी हो जाएगी, लेकिन चलो फिर भी मान लो कि आप किसी दुकान पे गए और उसने कहा कि जी जो आप लेके जाते हो ना पत्ती, ये कल से ना 10 रुपए महंगी होने वाली है, तो आप एक पैकेट की जगह कितने पैकेट लोगे? अब 2-3 तो लोगे ही, ये सोच के कि नेक्स्ट टाइम ये Yes. महंगी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी। मैं ये कह रही हूँ कि डिमांड बढ़ेगी, मैंने ये नहीं बोला कि कंजम्पशन बढ़ेगी। हम उसको खरीद रहे हैं, कंज्यूम बाद में कर लेंगे, लेकिन डिमांड जरूर बढ़ेगी। ओके, और बोलिए जी जिनके जो डाउट्स हैं।
तो फटाफट से इसको नोट करो. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अर्जुन, ये वाला टॉपिक समझ लिया था ना आपने? हाँ दीदी समझ लिया था. चलिए जी, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. चलिए जी,
किसी का नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं रुक जाती हूँ, नहीं तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिमांड के 6 फैक्टर्स डन। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3। और बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 बात करेगा लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, आपने 6 फैक्टर्स पढ़े हैं, टोटल 6 फैक्टर्स पढ़े हैं। सबसे पहला फैक्टर था प्राइस, कॉन्सेंट्रेट करना है, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ। सबसे पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ अ गुड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर था पॉपुलेशन। तीसरा फैक्टर था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। चौथा फैक्टर था इनकम। पांचवा हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, कैसे भी कर लो डजेंट मैटर, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। और लास्ट फैक्टर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलो अब आप फटाफट से सोच के बताओ कि इन 6 फैक्टर्स में से देव किंग फैक्टर कौन सा है? कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देव को ही बोलना है। प्राइस ऑफ अ गुड। चलो इन सब में से किंग फैक्टर कौन सा है? प्राइस ऑफ अ गुड। वेरी गुड। तो इन सब में से किंग फैक्टर है प्राइस ऑफ अ गुड। प्राइस ऑफ अ गुड किंग फैक्टर है। तरंग आपका पिछला टॉपिक हो गया, ये हो गया था ना बेटा जी? हाँ जी। चलो फिर सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। अब ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमने 6 के 6 फैक्टर्स लिख दिए। एक तो प्राइस ऑफ अ गुड, एक हो गया पॉपुलेशन, एक हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अगर मैं पूरा लिखूं तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, फिर हो गया हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 6 फैक्टर्स हो गए। 6 में से बेटा जी किंग फैक्टर है प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ अ गुड पर अप्लाई होता है। मतलब कि ये प्राइस ऑफ अ गुड की डिटेल स्टडी है और इसी पर अप्लाई होता है। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली बच्चों का कि दीदी बाकी पांचों पे क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जी वो किंग फैक्टर नहीं है ना। अब वो किंग फैक्टर नहीं है तो उनकी डिटेल स्टडी क्या करनी, आप भी समझो, बिकॉज ऑल दीज 5 फैक्टर्स आर अदर फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली कुछ नहीं है, वही वाला फैक्टर है, प्राइस वाला फैक्टर। लेकिन क्योंकि जो प्राइस वाला फैक्टर होता है वो किंग फैक्टर होता है, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में इस लॉ के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लॉ की डेफिनेशन पे। सबसे पहली बात, ये जो लॉ है ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है थ्योरी, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। ये जो लॉ है, अच्छा अगला चैप्टर तो हमारा न्यूमेरिकल भी है, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो लॉ है बेसिकली वो अभी थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी है, दैट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। लॉ सिर्फ बेटा जी प्राइस वाले फैक्टर पे अप्लाई होता है, ओनली अप्लाइज, ये तो मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई है, ओनली अप्लाइज टू प्राइस, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट, क्योंकि ये उन पे अप्लाई नहीं होता। लॉ ये मान के चल रहा है कि डिमांड पे सिर्फ और सिर्फ किंग फैक्टर का असर पड़ेगा और किसी भी फैक्टर का असर नहीं पड़ेगा, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तीसरी बात है बेटा जी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा, अब तो पुरानी बातें आ गई, व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वांटिटी डिमांड विल, बोलो बोलो बोलो, एक्सपेंड। अरे 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 सोच लो, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर दूसरी बात होती है कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वालिटी डिमांड, विल एक्सपेंड।
क्वांटिटी डिमांड विल एक्सपैंड। तो वही मैंने ऐसा आपको बोला ना कि बिल्कुल सेम है, लॉ वही बात कर रहा है जो प्राइस वाला फैक्टर बात करता है। तो लॉ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, सिर्फ प्राइस पर अप्लाई होगा, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी। ये तो आपको पता ही है, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब है कि इसका स्केड्यूल बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे, बस हो गया डिटेल। और क्या डिटेल होता है? और लास्ट होता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैज, फटाफट से देख के बताओ, सेम डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। मैं आपको दो चॉइस देती हूँ, इनवर्स। डायरेक्ट, इनवर्स। इनवर्स क्यों? इनवर्स एक बढ़ रहा है प्राइस दूसरा जब कम हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैज इनवर्स रिलेशन। और प्राइस वाले फैक्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए हम डेफिनेशन तो लॉ की पढ़ ही चुके हैं, और बेटा जी इसी फैक्टर को डिटेल में बताने के लिए ये आपको प्राइस का स्केड्यूल और डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपको प्राइस वाला फैक्टर डिटेल में बताना है। तो पहले मैं स्केड्यूल बना देती हूँ, फिर डायग्राम बना दूंगी, हो गया बस डिटेल में। पहले स्केड्यूल बनाते हैं। स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल, चार्ट। तो लेट्स गो, बताओ पहले किसका बनाओगे? आपकी मर्जी है, एक्सपेंशन का या कॉन्ट्रैक्शन का? चलो फटाफट बताओ, जो आप कहोगे हम वो लिख देंगे। पहले किसका बनाना है? एक्सपेंशन का। चलिए एक्सपेंशन का स्केड्यूल तैयार करते हैं। स्केड्यूल में कितने कॉलम आएंगे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। दो 3 दो 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 दो। एक प्राइस, सीरियल नंबर का एक। हाँ वो लिखना चाहो लिख सकते हो, बट डजंट मैटर। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, एक प्राइस एक क्वांटिटी डिमांड। अब फटाफट से वैल्यू रखना, आपको एक्सपेंशन दिखाना है, सोच समझ के, ठीक है? शुरू में प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांड है 100। अब सोच समझ के बताओ, एक्सपेंशन होना चाहिए डिमांड में। डिमांड कब एक्सपैंड होगी? जब प्राइस फॉल करेगा या बढ़ेगा? फॉल करेगा। फॉल करा दिया। अब डिमांड की वैल्यू एक्सपैंड, कुछ भी जो आपके मन में आए बोलो। 120 120, 140, 150, जो रखना चाहो रख सकते हो, 180। चलिए एक्सपेंशन का शेड्यूल हो गया। प्राइस 10 से कितना हो गया? 8। और जैसे जैसे प्राइस 10 से 8 हो रहा है, जैसे ही प्राइस 10 से 8 हो रहा है, वैसे ही क्वांटिटी डिमांड 100 से 150 हो रही है। ठीक है जी, ये वाला शेड्यूल हो गया एक्सपेंशन का। अब फटाफट से कॉन्ट्रैक्शन का बनवाओ, बी क्विक। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? 12। हाँ, जरूरी नहीं है कि 2 से ही बढ़ाना है, कुछ और नंबर बोलो 12 के अलावा, क्योंकि ऊपर भी तो 14 हाँ चलो 14, 20, 15 कुछ भी। और जैसी प्राइस 250। बढ़ेगा, कम करनी है, 80 बोलो बोलो तरंग, कम करनी है ना तरंग? 250। हाँ 70। तो कुछ भी करो, कम होनी चाहिए, 100 से कम 70। ठीक है जी, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? फटाफट से ध्यान से सुनना। टॉपिक चल रहा है बेटा जी लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ प्राइस पे ही अप्लाई होता है, आप समझ गए हो अच्छे से। इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये उसका स्केड्यूल है जिसमें हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों शो कर रहे हैं। अब आपको यही बात शो करनी है डायग्राम से। सिर्फ प्राइस पे अप्लाई होता है लॉ, सिर्फ प्राइस पे, बाकी सारी चीजों पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्योंकि आपने एक्सपेंशन का पहले बनाया है, तो हम डायग्राम भी एक्सपेंशन का बना लेते हैं। जब आप एक्सपेंशन का डायग्राम बनाओगे बेटा जी, रेडी, तो आपकी 2 एक्सिस आ जाएंगी। एक आ जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस। बहुत सोच समझ के बनाना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और डायग्राम में मुझे क्या शो करना है? एक्सपेंशन। यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। बताओ वाई एक्सिस पे क्या आएगा? अपने आप ट्राई करो जिससे कि आप सीख जाओ। हाँ प्राइस। ठीक है, एक वैल्यू ले लेती हूँ रैंडम। जैसे मान लो कि प्राइस P है और इस पे क्वांटिटी चल रही है Q। ऐसे ही लिया मैंने, आप भी कुछ भी ले सकते हो।
प्राइस P है, क्वांटिटी चल रही है Q। अब मुझे एक्सपेंशन दिखाना है, तो प्राइस को कम करूं या और बढ़ाऊं? अब आप सोचो, कम तसल्ली। करना है। कम करना। तो P से नीचे आना है P1 P1, तो P1 नीचे आएगा या ऊपर आएगा? नीचे। नीचे। नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस कम होगा तभी तो क्वांटिटी एक्सपैंड होगी ना, P1। और क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, पीछे या आगे? आगे। तो हम इस P1 को ले आते हैं, डॉटेड ही लाते हैं हम हमेशा, आपको पता ही है, क्योंकि जो भी चेंज होता है वो हम डॉटेड दिखाते हैं। और ये हमारी क्वांटिटी आगे चली जाएगी, विच मीन्स दिस इज Q1। डन, एक्सपेंशन शोन। अब हम इन्हें पॉइंट्स को जोड़ देंगे और ये हमारा डी के नाम से क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। दोनों पॉइंट्स को जोड़ के क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। सेम ऐसे ही बेटा जी हम कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। ये चीजें बहुत आसान है, तो इसलिए मुझे पता है आपको समझ में आ रही है। अब हम कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए भी हम सेम डायग्राम बनाएंगे। फर्क आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस। अब आप बनवाओ फटाफट, बताओ वाई एक्सिस पे हम क्या शो करने वाले हैं, प्राइस। प्राइस और एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करने वाले हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। डन, क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम फिर से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि ये P है और वो Q है। अब बताओ, कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए बेटा जी प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर। ऊपर। तो ये ऊपर चला गया P1। और क्वांटिटी पीछे। जी पीछे। पीछे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो रही है उमंग, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। शिवांश क्लियर है? अर्जुन, ये क्वांटिटी पीछे की तरफ आ जाएगी देव, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है। यहाँ हम क्या पॉइंट दे देंगे, Q1। और दोनों पॉइंट्स को जोड़ के हम अपना डायग्राम बना लेंगे, विच इज DD। और DD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व को। और हम यहाँ पे लिख भी देंगे दोनों के बीच में कि जो DD है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व को। और क्या आप मुझे फटाफट से बता सकते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है कि अपवर्ड? अपने दिमाग से। दो बार आपने बनाया, एक बार एक्सपेंशन में, एक बार कॉन्ट्रैक्शन में। नीचे की तरफ आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है? देख लो इसको ध्यान से और फिर बताओ। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोनों में डाउनवर्ड है। दोनों में डाउनवर्ड है। अपवर्ड कर्व ऐसा होता है बेटा जी, ऐसा। अब देखो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, फटाफट से बताओ। डाउनवर्ड। दोनों में डाउनवर्ड है। कर्व तो डाउनवर्ड ही है ना, तो डिमांड कर्व दोनों ही केसेस में डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कर्व नीचे की तरफ है। कहने का मतलब ये है कि DD रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड कर्व को, एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब क्या समझ आया कि बात तो वही है ना, मैंने जो आपको छोटी सी बात समझाई, बात तो वही है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी। बस लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है बेटा जी, बस लॉ ऑफ डिमांड इसी बात को न्यूमेरिकली भी बता रहा है और डायग्रामेटिकली भी बता रहा है। बस ये लॉ ऑफ डिमांड है। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया आज, क्या पढ़ाया आज पहले देख लेते हैं एक बार। आई होप स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास दिखाई थी, ये डिमांड की डेफिनेशन और डिमांड के फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स तो आपको रट चुके हैं। 6th फैक्टर मैंने आपको नया पढ़ाया, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 2 तरीके के गुड्स आपके गुड्स की डिमांड पर असर डालते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आपके गुड्स की डिमांड पर असर डालते हैं। ये हमारा डिस्कशन ओवर हो चुका है। फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा जी लॉ ऑफ डिमांड। हमारे टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 6 फैक्टर्स में से शिवांश सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस पे अप्लाई होता है, और किसी फैक्टर पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ प्राइस पे अप्लाई होता है। बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, किंग फैक्टर की थोड़ी डिटेल स्टडी है, बस और कुछ नहीं है। जैसे प्राइस इज अ किंग फैक्टर, तो किंग फैक्टर की को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता है लॉ ऑफ डिमांड। जैसे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, only applies to price, other factors being constant.
जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी, और दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और फिर हम इसी बात को किससे बताने वाले हैं, एक तो हम इस बात को शेड्यूल से बताने वाले हैं। एक्सपेंशन बताया हमने, जैसे प्राइस 10 से 8 हुआ डिमांड 100 से 150 हो गई। फिर कॉन्ट्रैक्शन बताया, जैसे ही 10 से 14 हुआ वो 100 से 70 हो गई। फिर दोनों एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने किसकी मदद से बताया, डायग्राम की मदद से। तो बात वही है, बस आपको शेड्यूल और डायग्राम से बतानी है अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। और एक आखिरी बात और, जब मैंने सबसे पहला फैक्टर पढ़ाया था ना प्राइस, लॉ एक फोर्थ बात और बोलता है ना, एक तो डेफिनेशन हो गई, एक शेड्यूल हो गया, एक डायग्राम हो गया। डायग्राम के आगे मैंने नंबरिंग नहीं दी, डायग्राम इज नंबर 3। एक शेड्यूल हो गया, एक डायग्राम हो गया, एक हमारी डेफिनेशन हो गई। और लॉ बेटा जी एक आखिरी बात और लॉ में है, दैट इज जब मैंने सबसे पहला फैक्टर पढ़ाया था ना प्राइस, तो उमंग या तरंग पता आई डोंट नो किसने बोला था, बट आप में से ही किसी ने बोला था कि दीदी हर सिचुएशन में थोड़ी ऐसा होता है, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, कि हर सिचुएशन में थोड़ी ऐसा होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। कई बार ऐसा नहीं भी होता। तो लॉ उसी के, क्योंकि लॉ अब सिर्फ प्राइस के बारे में ही बात कर रहा है, तो ये आपको प्राइस के बारे में डिटेल में बता रहा है। तो लॉ की कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस मतलब कि किन केसेस में वो प्राइस वाला फैक्टर काम नहीं करता है। और ऐसा नहीं होता है कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो और प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़े, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजों में नहीं होता, जैसे कि बेटा जी कुछ चीजें आप बताओगे किसमें नहीं होता, ये आज का लास्ट है, बोलो फटाफट। क्या लगता है आपको कि ऐसा किन किन केसेस में नहीं होता कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन हो? कोई आंसर तरंग उमंग? आप में से ही शायद किसी ने बोला था मोबाइल फोन्स के केस में नहीं होता। बेसिकली डिपेंड करता है, मैं कैटेगरी बना देती हूँ। देखो डिपेंड करता है सबसे पहले तो हैबिचुअल, आप मोबाइल फोन के हैबिचुअल हो तो हो सकता है आप पे ना हो, मैं नहीं हूं तो हो सकता है मेरे पे हो। भाई मेरे पे तो प्राइस का फैक्टर पूरा काम करता है। एक लॉजिक बता रही हूँ आपको कि जो मोबाइल महंगा है उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन कई लोग बहुत शौकीन होते हैं भाई। तो अगर कोई हैबिचुअल गुड है किसी का, उसे हैबिट है, उसको तो चाहिए ही चाहिए, अब चाहे 100 की हो, चाहे 200 की हो, चाहे 500 की हो, ही डजंट केयर। तो उस केस में फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है केसेस इन विच लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड मतलब दैट इज, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज प्राइस फैक्टर डज नॉट अप्लाई। मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताने जा रही हूँ जिसमें लॉ ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस फैक्टर अप्लाई नहीं होता है। अब ऐसे केसेस में एक तो आ गया हैबिचुअल गुड, ठीक है, एक आता है बेटा जी इमरजेंसी, जैसे कि मेडिसिन। बताओ मेडिसिन के केस में अप्लाई करता है लॉ ऑफ डिमांड? आराम से सोचो, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बोलिए। नहीं नहीं करता है, क्योंकि उसमें बेटा जी प्राइस असर नहीं डालता है। कोई इंसान मर रहा है, मैं प्राइस थोड़ी देखूंगी कि अरे दवाई ना पहले से महंगी हो गई, मैं नहीं ले रही, ऐसा नहीं होता। द थिंग इज, कभी किसी की इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी के लिए हैबिचुअल गुड है, या किसी के लिए कोई नेसेसिटी चीज है, कोई नेसेसिटी गुड्स है, तो उन चीजों पे फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। और एक और जो आपको शायद अच्छा लगे, दैट इज वेबलेन इफेक्ट। अब ये वेबलेन इफेक्ट क्या होता है वो सब तो समझ आ रहे थे फटाफट, हैबिचुअल, इमरजेंसी, नेसेसिटी। वेबलेन इफेक्ट क्या होता है? वेबलेन इफेक्ट बेटा जी, कुछ लोग आप में से भी होंगे जो स्टेटस के बारे में बड़ा सोचते हैं, है ना। जैसे होते हैं ना कुछ रईस जाते, वो नहीं घुसते शोरूम पे, जब डिस्काउंट चल रहा होता है ना तब वो नहीं आते, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्टेटस के मारे होते हैं। वो कहते हैं जी हमारे साथ तो उल्टा है, हमारा तो जब प्राइस बढ़ता है ना तब हम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम होता है तब हम नहीं खरीदते। तो अगर कोई ऐसा स्टेटस शो करने वाला आदमी है, कोई ऐसा वेबलेन इफेक्ट वाला है प्राणी, तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो 4 केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई हैबिचुअल गुड है, कोई इमरजेंसी है, कोई नेसेसिटी चीज है, कोई जानबूझ के शो ऑफ करना चाहता है कि जी मैं तो लेता ही नहीं डिस्काउंट में, मैं नहीं लेता, मैं तो तब लेता हूँ जब फ्रेश आता है,
तो ऐसे केसेस वाले जो लोग होते हैं ये वेबलेन इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो इन सब केसेस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अदरवाइज बेटा जी दुनिया में हर जगह लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से अप्लाई होता है, और जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब भी प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होती है। अब आप अपने डाउट्स पूछो, बताओ कुछ पूछना है? बी क्विक। हाँ जी बताइए। एक बार बुक्स लेनी है, एक मिनट। हाँ जैसे बुक्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हाँ। वो भी तो हमें नेसेसिटी है ना बेटा जी, क्या करें? नेसेसिटी मैंने लिखा तो कि जो भी नेसेसिटी गुड्स है मतलब जरूरी है, क्या करें? अब जैसे मान लो स्कूल यूनिफॉर्म है, अब वो तो जरूरी चीजें है, उस केस में फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ऐसे ही बुक्स हो गई, बुक्स भी एक नेसेसिटी गुड है, अब इंसान को चाहिए तो चाहिए, तो इन सब चीजों में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अभी जैसे वायरस चल रहा है, तो मास्क एक टाइम पे नेसेसिटी गुड हो गया था, तो 50 रुपए का भी बिका, 100 रुपए का भी बिका, 20 रुपए का भी बिका, है ना? तो होता है जब नेसेसिटी गुड्स होते हैं तो फिर इंसान प्राइस की परवाह नहीं करता है। मैंने नेसेसिटी गुड्स लिख के इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हर एक के हिसाब से नेसेसिटी अलग होती है। किसी के लिए कुछ नेसेसिटी है, किसी के लिए बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, किसी के लिए अल्कोहल नेसेसिटी है, उसे तो चाहिए ही, एक सिंपल सी बात है। या सिगरेट्स नेसेसिटी है, होता है लोगों के साथ भाई, जो होता है वो तो दुनिया का पार्ट है, तो एग्जिस्ट करता है, ऐसा होता है। तो इसलिए उन लोगों पर फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अगर किसी के लिए कोई नेसेसिटी है, हैबिचुअल है, इमरजेंसी है, या कुछ लोग स्टेटस शो करना चाहते हैं, अभी किसी ने पूछा फोर्थ वाला बता दो, तो स्टेटस शो करना चाहते हैं मतलब कि बेटा जी कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो रिच क्लास होती है, उनके साथ ना उल्टा होता है, वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं और कम प्राइस पे कम डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा प्राइस पे चीजें अच्छी होती है। जैसे जब नाइक एडिडास पे सेल आती है ना, तब वो नहीं खरीदते, जब सेल नहीं होती वो तब खरीदते हैं। तो जो ऐसे उल्टे लोग होते हैं इन्हें हम वेबलेन इफेक्ट वाली कैटेगरी में कवर करते हैं। दीज आर दी पीपल जो चीजों को अपने स्टेटस के हिसाब से लेते हैं, उनके लिए महंगी चीजें लेना ज्यादा, मतलब वो लोग उन चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं जो महंगी है, और उन चीजों की डिमांड कम करते हैं जो सस्ती है। तो अगर कोई ऐसे स्टेटस पीपल है वो लोग वेबलेन इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। और पूछिएगा जिसे जो पूछना है, अदरवाइज बेटा जी नोट करिएगा लॉ, लीजिए, साथ साथ आप पूछ भी सकते हो, मैं आपको 2-2 मिनट सारे पेजेस भी दिखा देती हूँ। याद रखना लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस पे काम करता है। वही वाला पेज शो कर रही हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। लीजिए, मैं आपको सारी पिक्चर्स एक बार ग्रुप पे भी दे दूंगी कि बाई चांस कोई डिस्कनेक्ट हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा।